आस्था और श्रद्धा के प्रतीक काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हरियाली श्रृंगार इस बार भक्तों के लिए खास रहा। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। जैसे ही श्रृंगार के दर्शन के लिए पट खुले, हर कोई बाबा के भव्य रूप को देख भाव विभोर हो उठा। इस अवसर पर हरियाली और विशेष सजावट का अनोखा संगम देखने को मिला। लेकिन महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण रहा शमशान भैरव की झांकी, जिसने भक्तों को रहस्यमय वातावरण का अनुभव कराया। श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा का ऐसा अद्भुत श्रृंगार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। दूर दराज से आए भक्तों ने भी इस क्षण को अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भेलुपुर थाना क्षेत्र के मातृ छाया अपार्टमेंट में गुरुवार देर रात पार्किंग विवाद को लेकर एक निजी स्कूल के प्रोफेसर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने अपने चंदौली से बुलाए दोस्तों के साथ मिलकर प्रोफेसर पर ईंट और रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में काशी जोन की टीम सक्रिय हुई और महज 3 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एडीसीपी काशी जोन सरवन टी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। कल दिनांक 21/8/2025 को रात्रि लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना बेलूपुर को एक सूचना मिली थी, जिसमें ये मातृछाया अपार्टमेंट्स में 2 पक्ष के बीच में पार्किंग के लेकर लड़ाई झगड़ा हुई थी। उसमें एक पक्ष है जिसमें प्रवीण कुमार झा है, जिनको गंभीर रूप से घायल हुए थे और ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ये इलाज के दौरान इसको मृत्यु घोषित किया गया था। इसमें तत्काल एसओजी टीम और जो स्थानीय पुलिस टीम जिसका नेतृत्व एसीपी बेलूपुर साहब कर रहे थे, इन दोनों टीम को ये तत्परता की वजह से ये तीनों अभियुक्त, जो घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्त को घटना सूचना प्राप्त हुई 3 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहे हैं आज। और ये घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल है वो बरामद हुई है और साथ ही साथ जो ईंट जिसे इन्होंने सर पे मारा था वो भी बरामद हुई है। पुराना विवाद था या फिर उसी दिन से विवाद हुआ था? ये प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी हुई थी कि पूर्व में भी ये पार्किंग को लेकर अक्सर ये इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था और कल ये इसी पार्किंग को लेकर ये दोनों लोग दोनों आपस में झगड़ लिए और इस दौरान ये जो मेन व्यक्ति जो आदर्श सिंह है, इन्होंने बाकी जो करण गौड़ और तीसरा है सतीश पटेल, इनको चंदौली से बुलाया और इनके साथ ऐसे मारपीट ये जान से मारने के लिए इनको बुलाया गया था। मुख्य अभियुक्त है सर, कहाँ के रहने वाले, क्या प्रोफाइल है? ये मुख्य अभियुक्त है आदर्श सिंह है। ये एक प्राइवेट कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है और ये इनका पूर्व में भी ये पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और इसी कारण की वजह से कल इनको मारपीट करके इनको हत्या किया गया। वाराणसी के चेतगंज स्थित प्राचीन सती माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई सौगात मिली। यहाँ शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने वाटर कूलर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जूना खाड़ा श्री महंत महेंद्र गिरी महाराज, मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह डब्बू, क्षेत्रीय पार्षद श्रवण साहू और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे आम दर्शनार्थियों को काफी सुविधा मिलेगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 75 दिवसीय वार्ड प्रवास का कार्यक्रम चला रहे हैं। यह वार्ड प्रवास का कार्यक्रम 20 जुलाई से प्रारंभ हुआ और पूज्य गांधी जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर पर वार्ड प्रवास का 75 दिन पूरा होगा, उस दिन कार्यक्रम समाप्त होगा। आज वार्ड प्रवास का 34वां दिन है। हम लोग वार्ड प्रवास के दौरान जिन जिन क्षेत्रों में जाते हैं, हमारे यहाँ 24 वार्ड हैं, 24 वार्ड के अलग अलग मोहल्लों में हम लोग रोज जाते हैं, पैदल घूमते हैं, स्वच्छता करते हैं। जो छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, कहीं गली की समस्या, कहीं कोई पटिया उखड़ी हो, सीवर की, ऐसे किसी का राशन कार्ड न बना हो, किसी का पेंशन न मिल रहा हो, ये जो विषय है इसको लेकर के हम लोग काम करते हैं। उसी क्रम में क्षेत्र की जनता द्वारा जो सुझाव, सलाह, निर्देश दिया जाता है विकास कार्य का, उसको कराया जाता है। क्षेत्र की जनता ने कहा कि पेयजल, शुद्ध पेयजल और शीतल जल भी प्राप्त होना चाहिए, तो इस वार्ड प्रवास के ही क्रम में
पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 50 से ज्यादा संख्या में ये वाटर कूलर आरओ यूनिट लगवाया गया। हर जो यहाँ पर यात्री आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, सार्वजनिक जगह है, मंदिर है, ऐसे हर जगह पर ये पूरे क्षेत्र में लगभग 50 से ज्यादा दक्षिण विधानसभा में ये वाटर कूलर आरओ के साथ लगाया गया है। साथ ही साथ जहां लगाया गया है वहां लोगों को, आसपास के लोगों से पूछ करके, वहां के पार्षद से पूछ करके, क्षेत्र की जनता से पूछ करके इसकी देख रेख भी वो करे, ये भी एक जिम्मेदारी दी गई है। तो उसी क्रम में यह यहाँ पर एक पवित्र स्थल है और ख्यातिलब्ध स्थल है। यहाँ के महंत, जूना अखाड़ा से जुड़े हुए श्री महंत आदरणीय श्री महेंद्र गिरी जी महाराज, इन्होंने मार्गदर्शन दिया था। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक वाटर कूलर की जरूरत है, तो यहाँ पर एक वाटर कूलर लगाया गया। कल जैसे कि हम लोग प्रवास कर रहे थे प्रहलाद घाट में, वहाँ के लोगों ने पेयजल की शिकायत की थी, तो ट्यूबवेल एक स्वीकृत हुआ था, ट्यूबवेल लग गया। तो कल 32 लाख के लागत से एक मिनी ट्यूबवेल के कार्यों का लोकार्पण हुआ। अलग अलग जगहों पर जहां पर जो सुझाव आता है, पूर्णिया में आया कि मैंने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक नीति से बनवाया था, तो उसको कहा गया कि इसमें एक प्रसव केंद्र भी होना चाहिए, तो प्रसव केंद्र भी वहां पर बनाया। जयपुरा में लोगों के आगे प्रसव केंद्र बनना चाहिए, वहां भी शिलान्यास किया, काम चल रहा है। ऐसे करके करीब दक्षिणी विधानसभा में अभी तक वार्ड प्रवास का जो क्रम चल रहा है, उसमें सभी कार्यों को मिला जाए, जो स्वीकृत हुआ है या लोकार्पित हुआ है, तो यह 34 दिन में करीब 10 करोड़ रुपए के कार्य या तो लोकार्पित हो गए या तो शिलान्यास होने हैं, स्वीकृत हो गए और जल्द ही उस पर काम प्रारंभ होना है। ये लगातार चलना जल ही जीवन है। ये शुद्ध और ठंडा गर्मी के मौसम में मिल रहा है, इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई है ही नहीं। और हमारे विधायक, उन्हें आज भी मैं मंत्री ही मानता हूँ, इनका वही पावर है, वही तेवर है और मंत्री भगवान इनको बनाएंगे भी। इन्होंने जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर मंदिरों पर, धर्म स्थलों पर ये पुण्य कार्य किया है, इनकी जितनी भी सराहना की जाए। इसीलिए हम इन्हें विकास पुरुष कहते हैं। और जिस सीट को हम लोग ने बचपन से अमरनाथ जी के द्वारा वापस लिया था, अंसारी, कलाम सब एक ही थे, सिंबल बदलते थे। आज उस सीट को 2 बार से ये बचाए हुए हैं, हम लोग को बड़ा गर्व होता है। इस उम्र में भी हम आज भी बूथों का काम करते हैं। उस समय हम लोग बिना पैसे का 200 बूथ 19 मतदान के 4 व्यक्तियों के संचालन में साबू जैसे ऐसे महारथी के साथ मिलकर करते थे बिना पैसे का। आज भी हमें पार्टी से जो भी आदेश मिला है, जब मिला है, पार्टी न रहने के बावजूद मैं बूथों का काम करता हूँ। 2 बार मुझे सभासद मनोनीत किया गया। मैंने बाबा जी और सत्यवाद जी से सीनियर व्यक्ति को बनाया। मेरा सिर्फ संगठन में रुचि है और मरते दम तक रहेगा। मुझे मारने के लिए कई बार प्रयास किया जा रहा है, 2 बार हुआ। चेतगंज पुलिस निकलनी है, ये हमारे हत्या में शामिल हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नहीं किया इसने। बार बार मंदिर को डिस्टर्ब करते हैं लोग, इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ अपने विधायक मंत्री की ये पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ की है। मरे भाजपा कमजोर हो, यह संभव है। मैं मरूंगा तब भी एक से एक महारथी हमारे नवयुवक तैयार हो रहे हैं। मैं अपना बूथ का टिप्स उनको दूंगा, वो करेंगे। मुझे कोई मरने का परवाह नहीं है। मैं धर्म के लिए जूना अखाड़ा में चला गया हूँ, वही काम कर रहा हूँ। बलिया के रसरा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाली। भगत सिंह तेहराए से शुरू हुई यह पद यात्रा गांधी पार्क मैदान तक पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी, गद्दी छोड़ो के नारे लगाए और चुनाव आयोग व सरकार पे पक्षपात के आरोप लगाए। उनका कहना था कि जैसे राहुल गांधी संघर्ष कर रहे, वैसे ही कार्यकर्ता भी कदम से कदम मिला के चलेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रूपलता हूँ, मैं कांग्रेस की कैंडिडेट रही हूँ 2022 में विधानसभा। आज इस आप लोग के आंदोलन कह लीजिए या पद यात्रा, इसके बारे में 2 शब्द बता दीजिए। ये पद यात्रा हम, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे भाई साहब ने बताया कि ये यात्रा हम अपने जननायक राहुल गांधी जी के समर्थन में कर रहे हैं, जो यात्रा हमारी बिहार में चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा के समर्थन में हम कर रहे हैं। ये यात्रा
पूरे देश में है, चल रही है। एक छोटा सा सवाल, आप विधानसभा के प्रत्याशी रह चुकी हैं, यहाँ वर्तमान विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, राम इकबाल सिंह जी भी कई बार लड़े हैं यहाँ से, तो वो कहे कि योगी सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग माननीय उमाशंकर सिंह जी को दे रखा है, इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये सरकारों के ये उनके आपस के मामले हैं, ये हम इस मामले को डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं है। हम अपना जो मामला हम डिस्कस करने के लिए हम उसकी बात विधानसभा करते की प्रत्याशी हाँ। रही है तो थोड़ा बहुत सवाल तो बनता ही है। हाँ, विधानसभा के प्रत्याशी रहे, ये सवाल बनता भी है, इसका जवाब मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उचित प्लेटफॉर्म है अभी के लिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। चलिए, वोट चोरी पर ही बता दीजिए कि आप किस तरह से उसको रोक लेंगे, आप लोग के हिसाब से चोरी हो रहा है, आप आरोप है? हाँ, हम लोग का आरोप नहीं है, हम लोगों ने कैसे रोकेंगे? हमने डेटा प्रस्तुत किया है, हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक डेटा प्रस्तुत किया और जो डेटा में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ वो डेटा हमें बता रहा है कि कहाँ कितनी चोरी हो रही है। कहीं पे लोग मर गए हैं, उनका भी उसमें लिस्ट में नाम है, कहीं पे वोट डिलीट हो रहा है, वो भी काम है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन डेटा देने से मना कर रहा था, नहीं देंगे हम, इसमें वोट चोरी जैसा कुछ मामला नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन अब अगर डिस्क्रिपेंसी थी नहीं तो फिर उसमें करेक्शन की बात कैसे आ रही है? उसमें जब वोटर इलेक्टोरल रोल में कोई डिस्क्रिपेंसी की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम उसको करेक्ट करके देंगे, जो उसमें गलतियां हैं हम उसको सुधार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि इलेक्शन कमीशन ये मान रही है कि चोरी है। जी जी, धन्यवाद। लेता हूँ, मैं कांग्रेस की कैंडिडेट रही हूँ 2022 में विधानसभा। आज इस आप लोग के आंदोलन कह लीजिए या पद यात्रा, इसके बारे में तो सब बता दीजिए। ये पद यात्रा हम, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे भाई साहब ने बताया कि ये यात्रा हम अपने जननायक राहुल गांधी जी के समर्थन में कर रहे हैं, जो यात्रा हमारी बिहार में चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा के समर्थन में हम कर रहे हैं। ये यात्रा पूरे देश में है, चल रही है। एक छोटा सा सवाल, आप विधानसभा के प्रत्याशी रह चुकी हैं, यहाँ वर्तमान विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, राम इकबाल सिंह जी भी कई बार लड़े हैं यहाँ से, तो वो कहे कि योगी सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग माननीय उमाशंकर सिंह जी को दे रखा है, इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये सरकारों के ये उनके आपस के मामले हैं, ये हम इस मामले को डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं है। हम अपना जो मामला हम डिस्कस करने के लिए हम उसकी बात करते हैं। विधानसभा की प्रत्याशी रही है तो थोड़ा बहुत सवाल तो बनता ही है। हाँ, विधानसभा के प्रत्याशी रहे, ये सवाल बनता भी है, इसका जवाब मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उचित प्लेटफॉर्म है अभी के लिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। चलिए, वोट चोरी पर ही बता दीजिए कि आप किस तरह से उसको रोक लेंगे, आप लोग के हिसाब से चोरी हो रहा है, आप आरोप है? हाँ, हम लोग का आरोप नहीं है, हम लोगों ने हमने डेटा प्रस्तुत किया है, हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक डेटा प्रस्तुत किया और जो डेटा में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ वो डेटा हमें बता रहा है कि कहाँ कितनी चोरी हो रही है। कहीं पे लोग मर गए हैं, उनका भी उसमें लिस्ट में नाम है, कहीं पे वोट डिलीट हो रहा है, वो भी काम है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन डेटा देने से मना कर रहा था, नहीं देंगे हम, इसमें वोट चोरी जैसा कुछ मामला नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन अब अगर डिस्क्रिपेंसी थी नहीं तो फिर उसमें करेक्शन की बात कैसे आ रही है? उसमें जब वोटर इलेक्टोरल रोल में कोई डिस्क्रिपेंसी की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम उसको करेक्ट करके देंगे, जो उसमें गलतियां हैं हम उसको सुधार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि इलेक्शन कमीशन ये मान रही है कि चोरी है। जी जी, धन्यवाद। गणपति बालाजी ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ गणेश महोत्सव का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा। आयोजन का शुभारंभ 27 अगस्त को गणेश मूर्ति स्थापना एवं रामायण पाठ के साथ होगा। आयोजन समिति ने जानकारी दी कि महोत्सव में प्रतिदिन विशेष धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 28 अगस्त को कीर्तन कार्यक्रम, 29 अगस्त शिव पार्वती झांकी, 30 अगस्त गणेश झांकी कार्यक्रम, 31 अगस्त कीर्तन प्रोग्राम, 1 से 3 सितंबर भागवत गीता पाठ, 4 सितंबर कीर्तन प्रोग्राम, 5 सितंबर गणेश महिमा प्रोग्राम एवं महाप्रसाद भंडारा व 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी कथा व गणेश मूर्ति विसर्जन। ट्रस्ट अध्यक्ष मुकुंद मौर्य ने बताया, धार्मिक की गणेश महोत्सव केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि समाज को एकजुट करने का माध्यम भी है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। गुरुवार को गणपति बालाजी ट्रस्ट की बैठक हेड ऑफिस सादात ब्लॉक के बहरियाबाद में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुकुंद मौर्य ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय
निर्णय लिया गया कि गणेश महोत्सव 27 अगस्त से बहरियाबाद में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें जयशंकर तिवारी, अमित पांडे, सुभाष यादव प्रधान, वीरेंद्र यादव प्रधान, राजकुमार शर्मा प्रधान, सुधाकर पाठक, रामनिवास यादव, रामसुधार मौर्य, अर्पित कुमार प्रजापति, संदीप प्रजापति, रविशंकर यादव, अभिषेक तिवारी आदि शामिल रहे। पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय लोगों से सहयोग के लिए अपील किया है। आजमगढ़ के कोयलेसा ब्लॉक के मौलानापुर नथन पट्टी गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। गांव की नालियां कचरे और घास से जाम पड़ी हैं और उन पर ढक्कन तक नहीं लगे, जिससे गंदगी चारों ओर फैल रही है। समाज सेवियों का कहना है कि सरकार जहां स्वच्छता अभियान का दावा करते, वही हकीकत बिल्कुल उल्टा है। सफाई कर्मियों की नियुक्ति होने के बावजूद गांव में सफाई नहीं हो रही और ग्राम प्रधान की लापरवाही साफ दिखाई देती है। कभी कभी नाली की सफाई भी होती है तो गंदगी सड़क किनारे छोड़ दी जाती है, जो बारिश में फिर नाली में चली जाती है। इससे गंदगी से ग्रामीण बीमारियों का शिकार हो रहे और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, प्रधान, सफाई कर्मी या अधिकारी। अब देखना यह है कि खबर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आता है या नहीं। मैं राष्ट्रीय प्रमुख समाज रणकुमार, जिला आजमगढ़ के कोयलासा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत मोलनापुर नथान पट्टी गांव के ग्राम कवलधारी यादव स्वच्छ एवं संचारी रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। इस गांव का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रधान की लापरवाही साफ झलक रही है। कहीं ना कहीं प्रधान भी इसी गांव का रहने वाला है। सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो भी नालियों का गंदगी का कचरा निकाला जाता है, नालियों के किनारे ही जो है उसको रख दिया जाता है। बरसात आने पर वह दोबारा से जो है उसी में आकर सम्मिलित हो जाती हैं। यहाँ के ग्रामवासी और यहाँ के जो है वासी जो है इतना परेशान है, इतने पीड़ित है, जबकि हम लोगों की मांग जो है हर वर्ष जो है इस विषय के भारत सरकार से मांगा जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन तहत संचारी रोग अभियान को हर जो है जिले में चलाकर, हर गांव में चलाकर जो है साफ सफाई की व्यवस्था जो है बेहतर किया जाए। लेकिन इस गांव की जो है सुविधा और साफ सफाई की व्यवस्था एकदम बद से बदतर है। नालियां हर जगह खुली पड़ी हुई हैं, नालियां छिन भिन पड़ी हुई हैं। गंदगी का अंबार नालियों के पास जो है बगल में जो है घास लगा हुआ है, वो घास के गंदगी के अंबार से नालियां पड़ी हुई हैं। और जब भी बरसात होता है तो नालियों का पानी जो है पूरा जो है रास्ते पर आकर जो है एकदम फैल जाता है, और जिससे जो है वह मलमूत्र का पानी जब आम जनमानस आती है तो उसको इतना परेशानी है। उस मलमूत्र से जो इस गांव को इतना बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, और बीमारियों में जो है इस समय जो है घिरा पड़ा है ये गांव, और बीमारियों के कारण जो है लोग बीमार हो रहे हैं। इस गाँव की ओर जो है प्रधान की जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं को भ्रष्टाचार है सफाई कर्मचारियों के द्वारा, प्रधान के द्वारा, या यहाँ के जो जिम्मेदार जो है प्रशासन या यहाँ के अधिकारी जो गण महोदय लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हैं। इस गांव की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा ये अनुरोध है जो है भारत सरकार से, जो है इस गाँव का निरीक्षण करते हुए जो है कोई भी अगर जो है इस तरह का काम नहीं हो रहा, यही बाजार है, जो है आपके जो मोलनापुर में जो है जो इस मार्केट में जो है रास्ते पर जो है सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है। उस रोड पर जो है पानी का जमाव रहता है, कहीं पे भी जल निकासी का जो व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं किया गया है, और साफ सफाई की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, और लोगों को बीमारियों का खतरा बना हुआ है। और हम इसके लिए 14 अगस्त को हम लोग जो हर वर्ष जो है आमरण अनशन करते हैं, 26 जनवरी को आमरण अनशन करते हैं अपने परिवार को लेकर, जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है संचारी रोग को जो है चलाकर जो है सभी गाँव को जो है बीमारियों से दूर किया जाए। लेकिन यह भेंट प्रधान और जो है इन लोगों के लापरवाही कर्मचारियों की वजह से जो है ऐसे जो है अधिकारियों महोदयों के ऊपर सवाल उठता है, और सवाल उठता है यार ये क्यों लापरवाही कर रहे हैं। जो भी दोषी ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जो है उसको दंड दिया जाए। भारत सरकार मेरी विनती को स्वीकार करते हुए तत्काल से तत्काल जो है इसको संज्ञान में लिया जाए। वाराणसी के चितईपुर पचकोशी मार्ग स्थित एक लॉन में आज रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने रोहनिया विधानसभा के 10 वार्डों में होने वाले 37 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ये कार्य कुल 48 स्थानों पर प्रस्तावित है, जिनमें से 37 कार्यों की शुरुआत आज की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और पार्षदगण उपस्थित रहे। डॉक्टर पटेल ने बताया कि 7 से 8 करोड़ रुपए की लागत से इन कार्यों की शुरुआत एक सप्ताह में होगी। उन्होंने इस विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व की देन बताया। जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि रोहनिया को मॉडल विधानसभा बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। कार्यक्रम में कई प्रमुख पार्षद और स्थानीय नेता मौजूद रहे। आज एक कार्यक्रम देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक लंबा बोर्ड लगा हुआ है। हमारे दोनों विधायक माननीय रोहनिया के विधायक श्री सुनील पटेल जी और हमारे जिला अध्यक्ष MLC हंसराज विश्वकर्मा जी द्वारा आज जो है कि
37 रोड का शिलान्यास किया गया है डूडा के थ्रू। जो डूडा नगरीय अभिकरण विकास विभाग, जो जिला नगरीय अभिकरण विभाग के द्वारा डूडा के द्वारा 37 रोडों का उद्घाटन हुआ है, जिसका टेंडर हो गया और 11 रोड अभी टेंडर में है, जिसमें मेरे सुसवाई के भी 9 रोडों का आज मतलब उद्घाटन जो है माननीय उद्घाटन हो रहा है। वहाँ के सीवर लग गई है? नहीं, उसमें मैक्सिमम मेरा जो रोड है, उसमें मैक्सिमम जो रोड है वो सीवर के साथ मतलब नाली का है। देखिए सीवर, सुन लीजिए, सीवर और नाली में अंतर होता है सर। सीवर का जो हमारे एनजीटी का और जो शासन का प्रावधान है, सीवर जो है कि बिना जो है कि स्टेटमेंट प्लांट लगाए हुए, एसटीपी लगाए हुए कोई सीवर नहीं बनाया जाता है। ये जल निकासी, घरों की जो जल निकासी है वो पाइप डाल के, पाइप के माध्यम से निकाल कर नाला जो है टेल पॉइंट वहाँ मिलाया जाएगा, ये व्यवस्था की जा रही है। उसमें मैक्सिमम हमारे लगभग सभी रोडों में, सभी रोडों में जो पानी जल निकासी भी है, जल निकासी के साथ है। और देख रहे हैं कि आप इतना बड़ा कार्य आज हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। आज जो है कि और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी जो कि हमारे गठबंधन में है, और माननीय सुनील पटेल जी डॉक्टर साहब और हमारे घर अध्यक्ष जी ने आज इतना बड़ा कार्य किया। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूं, अपनी काशी की जनता को देना चाहता हूं, अपने सभी वार्ड के निवासियों को देना चाहता हूं। 39 में बात की जाए तो कितने की सौगात मिली है? वार्ड नंबर 39 में लगभग मान चलिए कि 3 करोड़ का रोड के, लगभग 3 करोड़ के रोड का आज माननीय विधायक जी लगभग 3 करोड़ का उद्घाटन जो है का बोर्ड आप देख रहे हैं कि लगा है। 8 काम मेरे से, 2 काम, 1 काम ऐसा जिसमें आधा काम मेरे में, आधा शाम्भूषण जी हमारे बगल के शाम्भूषण शर्मा जी हैं भाई हमारे, उनका है। दोनों लोग मिला के कार्य तो बता रहे ठेकेदार, हम यहाँ पर उपस्थित, मैंने बात किया, ठेकेदार बता रहे कि तुरंत जल्द से जल्द काम 1 हफ्ते के अंदर सारे जगह मटेरियल गिरा के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलगुरु प्रोफेसर संजय कुमार, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष प्रोफेसर एस.एम. सिंह, उपायुक्त डॉक्टर अजय कुमार मिश्र और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस उत्सव में वाराणसी संभाग के 350 छात्रों ने समूह गान, नृत्य, पेंटिंग, थिएटर, म्यूजिक और अन्य कलात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता के महत्व को रेखांकित किया। रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मंच संचालन श्रद्धा, शिवान, साइका और प्रज्ञा ने किया। मैं डॉक्टर ए.के. पांडे, केंद्रीय विद्यालय बीएचयू द्वितीय पाली में कार्यरत हूँ। पांडे जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी संभाग के कुल 39 केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे भाग ले रहे हैं। जो संकुल स्तर पे जो प्रतियोगिता हुई थी वहाँ से विजित होकर के यहाँ पर एक तरह से जितने प्रतिभागी हैं वो आकर के अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बच्चों का जो उत्साह है वो काबिले तारीफ है। तो इस कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है? ये जो कार्यक्रम है उसको कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारत की जो विभिन्न संस्कृति है उसको जानें और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करें। इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है? इसमें बच्चों को उत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम जो किया जाता है वो चेन्नई में होगा और वहाँ जो छात्र विजित होंगे उन्हें प्रमाण पत्र और शील्ड दे करके सम्मानित किया जाएगा। जो प्रमाण पत्र मिलेगा आगे उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी? वो बच्चे आगे जा करके और एक तरह से राष्ट्र का जो नाम है वो विभिन्न स्तरों पर रोशन करेंगे और उनका जो मनोबल होगा इससे काफ़ी ऊंचा होगा और विश्व क्षितिज पर ये बच्चे अपने कर्तव्य से, अपने काम से भारत का नाम रोशन करेंगे। सारे बच्चों को शुभकामना देना चाहेंगे? मैं जितने भी प्रतिभागी हैं उनको उत्साह के लिए जो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ और आशा रखता हूँ कि यही उत्साह और जो जज्बा है उनका कायम रहेगा और पूरे हिंदुस्तान में अपनी भावनाओं से लोगों के बीच एकीकरण का जो भाव है, राष्ट्रीय एकीकरण का, उसको फैलाएंगे।
वाराणसी में आज मोदी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और दूरदर्शी उद्योगपति समीर मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बरेका सिनेमा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्वतंत्रता के सही मायने पर विषय पर बोलते हुए कहा कि 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता पाई, लेकिन अब असली स्वतंत्रता तब जाके मिलेगी जब हर भारतीय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। इस अवसर पर उन्होंने विंध्यवासिनी पांडे और उनकी टीम की सराहना करते हुए उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन के सच्चे सेनानी कहा। कार्यक्रम में देशभक्ति नारों से माहौल गूंज उठा। समीर मोदी के स्वागत में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और आर्थिक आज़ादी, भारत की नई पहचान जैसे नारों से आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। ये आयोजन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति का शंखनाद था, जिसका उद्देश्य है हर भारतीय तक आर्थिक स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाना। नमस्कार, आज हम लोग वाराणसी में हैं और हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु और मैं कहूँ तो मेरे लिए एक भगवान स्वरूप श्री समीर सर लोग के बीच में हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो हम लोग के बीच हम लोग को यहाँ पे हमारे सपनों को ताकत देने के लिए आए हैं। जैसा समीर सर का ये मिशन है कि हम इस हिंदुस्तान को आर्थिक आज़ादी देना चाहते हैं। सीमाओं की आज़ादी होने से शायद हम आज़ाद नहीं होते। हमारे पास आज़ादी है कि हम 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रहते। हमारे पास आज़ादी है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ाते। आज़ादी है कि जो चाहे वो कपड़ा पहन सकते, नहीं पहनते, क्योंकि जब तक आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होंगे तब तक आप आज़ाद नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे भगवान हैं और मैं चाहता हूं कि समीर सर को से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। तो सर प्लीज, मैं चाहूंगा ये पत्रकार वाराणसी के सभी लोग तो हाँ जी। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ बनारस में आया हूँ, क्योंकि बनारस की बात ही कुछ और है, बनारस के लोग भी बात कुछ और है। और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज से होते हुए लखनऊ जा रहा हूँ। लोग पूछते हैं यहाँ हूँ क्यों। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है और एक ही रास्ता है, मंजिल है कि हिंदुस्तान में आर्थिक आज़ादी देना, जहाँ हर एक इंसान अपने सपनों को जी सके और ये भी सोच सके कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हम सबके सपने कभी ना कभी टूटे हैं और टूटते हैं। और ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं हो सकता। जगजीत सिंह का जो गाना है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसे छुपा रहे हो, ये हम सब ने महसूस किया है। मैंने महसूस किया है, आप लोगों ने महसूस किया होगा और जनता ने महसूस किया होगा। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुस्कुराहट को असली मुस्कुराहट करने की और जो दर्द है उसे मिटाने की। मैं इस मकाम पे जहाँ पहुँचा हूँ, काफ़ी साल लगे हैं यहाँ पहुँचने में, 30 साल। और मुझे लगता है कि जब चालू किया था तब नादान था, और अब तजुर्बे के साथ सिर्फ एक ही गोल है, और वो है कि हिंदुस्तान में लोगों के सपने पूरे करना, सोच बदलना, खुद को बदलना, दुनिया बदलना। और मेरी एक सेइंग है, सोचो मत बदलो। क्योंकि लोग जीते हैं जीवन किसी और के बल को देख कर, ये नहीं देखते कि साहब मैं कैसे अपना जीवन सुधार सकूं। और लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं है, कोई चारा भी नहीं है जीवन को सुधारने के लिए। मोदी केयर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सबको हम चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हों। और जहाँ पर आज मैं इस यात्रा में हूँ, मैं इस यात्रा में हूँ क्योंकि जो आम आदमी है वो कहता है साहब मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकता, ना मैं ऊपर किसी से बात कर सकता हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ। मेरे नसों में भी तिरंगा है और आपकी नसों में तिरंगा है। आपका दर्द भी है, मेरा दर्द भी वैसा ही है, सिचुएशन अलग हो सकती है। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश एक छोटे से आदमी की है कि हिंदुस्तान में बदलाव लाना और हिंदुस्तान में लोगों के सपने पूरे करना। वाराणसी में बिरला फर्टिलिटी एंड IVF ने अपनी तीसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। इस मौके पर सेंटर हेड डॉक्टर दीपिका मिश्रा ने कहा कि अब मरीजों को दिल्ली या
मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाराणसी में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि टाइम लैप्स मशीन जैसे अत्याधुनिक तकनीक से भ्रूण के विकास को रियल टाइम में देखा जा सकता है, जिससे इलाज और असरदार बनता है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आज 25-28 साल की उम्र के दंपत्ति भी इलाज के लिए आ रहे और पुरुष महिला दोनों में इनफर्टिलिटी की समस्या बराबर देखी जा रही है। तनाव, प्रदूषण, खराब खान पान और जीवन शैली को उन्होंने इसकी बड़ी वजह बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि बिरला फर्टिलिटी एंड IVF केवल इलाज ही नहीं करता, बल्कि जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी देता है, ताकि मरीजों को बेहतर नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका मिश्रा, सेंटर हेड एंड IVF स्पेशलिस्ट, बिरला फर्टिलिटी एंड IVF वाराणसी से। आज 3 साल पूरा हो रहा है, क्या कहेंगी और उन लोगों माओं के लिए क्या कहेंगी जो अभी भी कहीं न कहीं भटक रहे हैं? सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमने पिछले 3 वर्षों में निसंतान दंपतियों को संतान दिलाने में जो सहयोग किया, उसके लिए मैं तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमने जिन पेशेंट्स को बुलाया जो अपने बच्चों को लेके आए थे, उनकी खुशी देखते ही बनती है। तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें सफल हो पा रहे हैं। आगे भी यही कामना है कि इस काम को और अच्छी तकनीक के साथ और बढ़ाया जाए और पेशेंट्स के बीच में जागरूकता बढ़े, ताकि निसंतान दंपत्ति जो स्ट्रगल कर रहे हैं और सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको भी रास्ता समझ में आए। पिछले 3 वर्षों में अब तक आपके सेंटर कितने औसतन इसमें सिर्फ IVF नहीं है, बहुत सी हमारे पेशेंट्स नेचुरली भी कंसीव हुए हैं, कई IUI से हुए हैं, कई IVF से हुए हैं। अगर ऑन एन एवरेज देखूं तो हर साल कम से कम 600 से 700 महिलाओं को संतान प्राप्ति हो जाती है। आसपास के जो जिले हैं वो PFI तक कैसे पहुँचे, क्या कुछ चीज़ें? देखिए, हम अपने समय समय पर अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं आसपास के ज़िलों में, चाहे जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, भदोई, भभुआ, सोनभद्र, इन ज़िलों में हम जाते रहते हैं और वहाँ अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, ताकि पेशेंट को जागरूक भी कर सके निसंतानता के बारे में। और जो फैसिलिटीज़ हमारे सेंटर पे अवेलेबल है, उसको हम कम दरों में उन पेशेंट्स तक पहुंचा सकें जो इसके बारे में अभी तक नहीं सोच पाए हों। इस समय जो समस्याएं आ रही हैं बच्चे न होने का, देखिए, कारण बहुत से हैं और हर एज ग्रुप में अलग कारण हैं। अगर हम इसको बांटें कि महिला निसंतानता किस वजह से बढ़ रही है, तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। PCOD की समस्या, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, जिसमें अंडे की क्षमता कम हो जाती है या ट्यूब खराब हो जाती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस, ट्यूब में सूजन आ जाना, पानी भर जाना या ब्लॉकेज, या बच्चेदानी के विकार, ये मुख्य कारण है जो कि प्रेगनेंसी में बाधा बनते हैं। अगर पुरुष निसंतानता की बात करें तो उनमें शुक्राणुओं का कम बनना और शुक्राणुओं का ना निकल पाना, या उनकी मोटिलिटी, उनकी गतिशीलता या उनकी संरचना में विकार, ये भी बहुत मुख्य रूप से कारण है पुरुष निसंतानता का। इसमें खान पान या कुछ ऐसा? इसमें जो खान पान हमारा चल रहा है, ज़्यादातर लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस एक अलग फैक्टर है जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं लगती। तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल को मिनिमम रखना है, संतुलित आहार लेना है, 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना है और रात में 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। एडिक्शन या कोई भी नशा या धूम्रपान, इन सब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे भी शुक्राणुओं की हेल्थ पे असर पड़ता है। 3 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई केस बताइए जिसमें आपको चांस कम ना हो, लेकिन एक चांस हो गया और वो मतलब परिवार को बच्चा हो? ऐसे बहुत से केसेस हैं, कहूँगी एक ही नहीं है, बट अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो एक पुरुष निसंतानता का केस था जिसमें एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि शुक्राणु नील होते हैं। जब हम इजैकुलेटेड सेमेन को देखते हैं तो उसमें कोई शुक्राणु नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हम फिर टेस्ट कराते हैं कि शुक्राणु बन रहे हैं अंदर या टेस्टिस में भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये जो पेशेंट पर्टिकुलर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनका शुक्राणु बन रहा था परंतु ब्लॉकेज होने की वजह से निकल नहीं पा रहा था। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं
इस केस में महिला भी, उनका भी ट्यूब डैमेज थी, उनको भी नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती थी। तो हमने आईवीएफ पद्धति से टीसा किया, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, और महिला के अंडों से उनके स्पर्म को मिला के भ्रूण बनाए। उसके बाद लैप्रोस्कोपी द्वारा महिला के ट्यूब को सही किया। फिर तत्पश्चात हमने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। आज उनके 2 बच्चे हैं। तो ये केस हमें दिखाता है कि आप 8 साल से ये दंपत्ति परेशान थे, उनको नहीं कुछ सॉल्यूशन मिल पा रहा था, वो हमारे पास आए, हमने कंडीशन को समझा और उनको निसंतानता के लिए। लास्ट क्वेश्चन मैम, अब आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि 3 साल आपने कार्य पूरा किया, अब आगे कौन सा नया लेके आ, कौन सी चीज़ें? देखिए, भविष्य में हमारी यही योजनाएं हैं कि हम चाहते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है, जहाँ तक अभी ये फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही है आईवीएफ की, उस जगह हम पहुँच सकें, मतलब जन जन तक पहुँच सके और उनको कम दरों में ये अत्याधुनिक टेक्निक हम अवेलेबल करा सकें। मैडम, स्पर्म फ्रीजिंग का क्या सिस्टम है, क्यों किया जाता है? सीमेन फ्रीजिंग के कई कॉजेज़ हो सकते हैं। पहला ये है कि अगर पेशेंट का सीमेन एनालिसिस हमने कराया और वो कम आ रहा है, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या कारण है, हार्मोनल है या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है या क्या समस्या है। समस्या को समझने के बाद, कारण को समझने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रीटमेंट के बाद भी लगता है कि ये शुक्राणु उतनी तेज़ी से नहीं बन पा रहे हैं जितना बनना चाहिए, तो हम उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर पेशेंट अभी प्रेगनेंसी नहीं करना चाह रहा है या डिले करना चाह रहा है, तो हम सीमेन फ्रीजिंग अवश्य करा लें, क्योंकि बाद में ये और भी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू मैम।